नमस्कार दोस्तों, एम फाइंडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एमएलए और एमपी में क्या अंतर होता है। एमएलए और एमपी में अंतर के बारे में जानेंगे, विधायक कौन होता है और सांसद कौन होता है। जो ये बेसिक टॉपिक है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करते होंगे कि कौन विधायक होता है, कौन सांसद होता है, या जो असेंबली एक्सप्लेन होते हैं क्या होते हैं, और संघ में जो सरकार बनती है कैसे बनती है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है, वह जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि हमारा प्यारा भारत है, और इसमें हम समझ लेते हैं कि शासन पद्धति किस माध्यम से चलाई जाती है। तो समझ लेते हैं कि अगर आपको एक छोटे एरिया पे शासन करना है, तो आप उस पर नजर रख के आप उस पर शासन चला सकते हैं। लेकिन किसी बड़े भूभाग पर आपको शासन करना है, तो आपके लिए बहुत से लोगों की एक टीम होनी चाहिए, जिसको अच्छी तरह से आप चला सकें। इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो भारत देश है, एक विशाल देश है। इसमें शासन चलाने के लिए हमने इसे विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया है, जिससे क्या हो कि शासन पद्धति में सभी लोगों का हस्तक्षेप हो और सभी लोगों तक जो आवश्यक समस्याएं हैं, उनकी आवश्यक समस्याएं सुनी जाएं, और जो महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पे अच्छे से नज़र रख के लोगों की जो ज़रूरतें हैं पूरी की जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमने वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें हमने विभाजित किया है। वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश को यहाँ पे ले लेते हैं, और उत्तर प्रदेश का आप मैप देख सकते हैं, एक बड़ा सा मैप है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, और इससे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से शासन पद्धति को चलाया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं कि यह हर कोई हम आपको इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि केंद्र स्तर पर कैसे होता है और राज्य स्तर पर क्या होता है। फिर मैं आपको एक जो पीएनजी है उसके माध्यम से भी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर केंद्र स्तर पर जो शासन होता है, उसका प्रधानमंत्री मुखिया होता है, जबकि राज्य स्तर पर जो शासन होता है, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये चुने कैसे जाते हैं, कौन व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और कौन व्यक्ति होता है मुख्यमंत्री बनता है। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि अगर सरकार के पास सभी व्यक्तियों की आवाज को पहुंचाने के लिए सभी लोग किसी ना किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। बहुत से लोग मिलकर के एक व्यक्ति चुनते हैं, कहते हैं कि भैया ये व्यक्ति है, ये ही मेरी आवाज है, मुझे अगर कोई भी आवाज सरकार तक पहुंचानी है तो हम इसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अब आप यहाँ पे बात आती है कि केंद्र स्तर पर होती है संसद, जहाँ पर सभी लोग जो चुनकर जाते हैं इकट्ठे होते हैं और किसी विधि या नियम को बनाते हैं। अगर राज्य स्तर पर बात की जाए, तो वहाँ पर राज्य स्तर पर होती है असेंबली या विधायिका कह सकते हैं। वहाँ पे जो लोग चुन करके जाते हैं विभिन्न स्थानों से, वो वहाँ पे जाते हैं और जो लोगों के हित में नीतियाँ होती हैं उनका निर्माण करते हैं। अब उन्हीं लोगों में चुन के जो व्यक्ति जाते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति निकल के आता है। उसी व्यक्ति को हम क्या कर देते हैं, एक जो मुखिया होता है उसी व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री मान लेते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति विभिन्न देशों के हिस्सों से चुनकर आते हैं, विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं और केंद्र स्तर पर सरकार में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हम क्या लेते हैं, क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। और उन्हीं सांसदों में से एक व्यक्ति को हम मुखिया होता है, उसे हम क्या करते हैं, प्रधानमंत्री कह देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री होने से पहले वह एक सांसद हुआ। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई सांसद कौन होता है और जो विधायक होता है वो कौन होता है। तो जो व्यक्ति संसद में चुन के जाते हैं, अगर संसद में जाएगा, संसद का मुखिया प्रधानमंत्री आ रहा है, तो जो व्यक्ति संसद में चुन के जाएगा वो सांसद हो गया। और जो व्यक्ति राज्य स्तर पर चुन के जाता है, उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। तो सांसद में जाने वाला सांसद और विधायिका में जाने वाला राज्य स्तर पे, उसे क्या कहते हैं, हम विधायक कहते हैं। इसे समझने के लिए हम दूसरी पीएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो संविधान है, अब संविधान को चलाने के लिए संविधान के प्रमुख 3 अंग हैं। इसमें समझने के लिए मैंने बताया, एक विधायिका हो सकती है,
कार्यपालिका हो सकती है और न्यायपालिका हो सकती है। अगर आपको किसी स्थान का अच्छे से नेतृत्व करना है तो उसके लिए आपको ये 3 पिलर आवश्यक हैं। आपके पास विधायिका होना चाहिए। विधायिका का मतलब है कुछ नियम कानून होने चाहिए जिसके माध्यम से आप उन लोगों के ऊपर नियंत्रण बना सकें, उनके हित की नीतियां बना सकें। तभी तो आप उनका अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। आप शिक्षा में क्या करने वाले हैं, स्वास्थ्य में क्या करने वाले हैं, क्या क्या उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। ये जो नियम है वो आप एक विधायिका के माध्यम से बनाएंगे। आप एक विधायिका का मतलब विधि, विधि मतलब नियम बनाएंगे। तभी तो आप उनके लिए कुछ बिल्कुल प्रूफ होगा कि आपने किसी व्यक्ति के लिए अलग नियम बनाए और किसी व्यक्ति के लिए अलग नियम बनाए। तो ये तो है नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, एक हमने क्या किया, एक नियम बनाया कि जो सभी के लिए समान रूप से है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नियम बनाएगा कौन? नियम बनाने के लिए जो हम केंद्र स्तर पे बात करें तो कुछ व्यक्तियों को चुना गया। अब सभी जैसे देश के सभी लोग अगर संसद में पहुंच जाएं तो भाई संसद तो फुल हो जाएगी, उसमें बैठने तक की जगह नहीं होगी और किस किस की बात सुनी जाए। तो इसके लिए क्या है कि हम बहुत से लोग मिलकर एक व्यक्ति को चुन लेते हैं पहले से। अब एक व्यक्ति को चुनने के बाद इस तरह से बहुत से राज्यों से हम क्या करते हैं, बहुत से व्यक्तियों को चुन लेते हैं। लगभग कह सकते हैं कि वर्तमान में 545 व्यक्ति चुने जाते हैं। जो व्यक्ति क्या करते हैं, आकर के संसद में बैठ करके जो लोगों के लिए, जो जनता है उनके लिए नियम बनाते हैं। अब नियम बनाने के लिए जो व्यक्ति चुन के आते हैं वो लोकसभा में होते हैं और उन्हीं लोकसभा के माध्यम से कुछ व्यक्ति राज्यसभा में भी चुने जाते हैं। अब जो लोकसभा में व्यक्ति चुने जाते हैं उन्हीं एक व्यक्ति में जो मुखिया होता है उसी को हम प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो अब क्या होता है, वह जो लोग होते हैं उनकी हित की बातों पर वो चर्चा करता है और उनके लिए अच्छे नियम बनाता है। अब नियम बनाने के लिए प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले कोई नियम है वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई नियम लोकसभा से शुरुआत हुई है तो पहले लोकसभा में जाएगा और अगर किसी नियम की शुरुआत राज्यसभा से होती है तो पहले उसमें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब राज्यसभा में या लोकसभा में पेश करने के बाद में क्या होता है, उस नियम पर जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता जाते हैं तो वह नियम बनके तैयार हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, अगर बात की जाए कि अब कोई नियम बन गया है, अब नियम को लागू कैसे किया जाए। उसको लागू करने के लिए एक होती है कार्यपालिका जो नियमों को लागू करवाती है। कार्यपालिका का उद्देश्य क्या होता है कि जो नियम बनाए हैं विधायिका ने उन्हें लागू करवाना। ठीक है, तो उन लागू नियमों के माध्यम से जो नियम बनते हैं, अगर कोई नियम में समस्या आ जाए, अब न्यायपालिका की बात की जाए तो अगर कोई नियम में कोई समस्या आ जाए तो इसके लिए न्यायपालिका बनाई गई जो उन नियमों में कोई सुधार, त्रुटि या किसी को उससे समस्या है तो अपनी कंप्लेंट कर सकता है और न्यायपालिका के माध्यम से उसे उचित न्याय दिया जाएगा। इसी का जो छोटा रूप है वो क्या पे होता है, वो होता है राज्य स्तर पर। वहां पर भी विधायिका होती है, कार्यपालिका भी होती है और न्यायपालिका भी होती है। अब हम आपको बता देते हैं एमएलए और एमपी और एमएलसी में क्या अंतर होते हैं। तो हम मेरा मुख्य टॉपिक था एमएलए, एमपी और एमएलसी को बताने का। तो मैं आपको इसमें अब समझाने वाला हूँ कि कौन होते हैं। जो मैंने बेसिक बता दिया कि जो व्यक्ति संसद में चुन के जाते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं। अब सांसद को अंग्रेजी भाषा में कहें तो हम कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात संसद का सदस्य। ठीक है, संसद का सदस्य होता है वो कौन होता है, सांसद। और इसी अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं, मेंबर, एम फॉर मेंबर, पी फॉर पार्लियामेंट, अर्थात एमपी। ठीक है, तो एमपी किसे कहते हैं, जो संसद में चुन के जाते हैं। अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है वो सबसे पहले कौन होता है, एक एमपी होता है। दूसरी तरफ देखा जाए एमएलए, तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति चुन करके राज्य स्तर की असेंबली में जाता है उसे एमएलए कहते हैं। और सीधी भाषा में कहें अपने विधायक जी बोल देते हैं, है विधायक जी आ रहे हैं बटके ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं एमएलसी। भाई एमएलसी भी विधायक से कम नहीं है, ये होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कुछ राज्य हैं जिसमें एमएलसी का चुनाव होता है, अर्थात वहां पे विधान परिषद है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो वहां पर एमएलसी चुने जाते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं तो वहां पे क्या है, जैसे राजस्थान है, वहां पे विधान परिषद नहीं है तो वहां पे एमएलसी नहीं चुने जाएंगे।
तो जो व्यक्ति विधान परिषद में चुन के जाते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, ये काउंसिल बोलते हैं। अब इसके साथ साथ में आपको ये भी बताते चलें कि एक सरकार कैसे बनती है। उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई राज्य हम ले लेते हैं, उसमें विधानसभा का चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं, ए, बी, सी और डी, मैंने किसी का नाम लेने से बचा है। और इसके बाद में हम देखते हैं चुने गए सदस्यों की संख्या को देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें टोटल कुल सदस्य हैं, कहने का मतलब टोटल कुल विधायक हैं। अब ये विधायक एक अपनी सरकार को बनाने के लिए क्या होता है, कम से कम आधे से अधिक यदि व्यक्ति या जो विधायक हैं एक व्यक्ति के पास हो जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है ए, इसमें 44 है, लेकिन किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 जो सदस्य हैं वो होने चाहिए, लेकिन इसके पास 44 हैं। तो आपको सीधा दिख रहा है कि जो पार्टी ये है इसकी द्वारा अपना मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। लेकिन कब ऐसा क्या होगा कि जब ये संख्या बहुत ही अलग तरह से हो, जैसे ये राजनीतिक दल ए के पास 24 ही सीटें आई, दल बी के पास 21 सीटें आई, सी के पास 21 सीटें आई और डी के पास 2 सीटें आई। अब आप देख रहे हैं किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति बोलता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, तो उसके लिए क्या होता है कि कुल बहुत से जो अब ये राजनीतिक दल हैं आपस में गठबंधन करते हैं। मतलब कहते हैं, कोई कहता है कि भाई आप मेरे साथ आ जाएं, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम आपको मंत्री बना देंगे, आपका ये मंत्री ये करने लगेगा, तो उसमें प्रलोभन दिया जाता है। अब ये सरकार बनती है बहुत ही कैसी होती है कि किसी भी अच्छे निर्णय को लेने के लिए ये समर्थ नहीं होती, क्योंकि इनके साथ साथ अपने अपने प्रोपोगंडा होते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी सरकार बनती है तो आशा लगाई जाती है कि काम अच्छा ही करेगी कोई भी सरकार हो। तो उसके लिए क्या होगा कि अब ये पार्टी जाएगी और कहेगी भाई बी से मिल जाएगी, तो इसके कितने वोट हो जाएंगे, इसके 45 वोट हो जाएंगे, तो इसके मतलब सरकार कि मिनिमम कम से कम अगर इसको जो मत है कुल ये जो सदस्यों की संख्या है इसका आधे से अधिक अगर सदस्य हो जाते हैं तो वह व्यक्ति अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए बिल्कुल मतलब कि पर्याप्त हो जाता है उसे कि वह अपना जो मुख्यमंत्री है चुन सके। तो दोस्तों इस तरह से सरकार बनाई जाती है और मैंने आशा की है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।